नमस्कार दोस्तों, मैं ए.के. सिंह। और पिछले वीडियो में हमने लोकतांत्रिक राजनीति की बात की थी और वहाँ पे हम चुनावों तक पहुँच गए थे कि प्रथम आम चुनाव कब हुए, और वहाँ पे हम पहुँच गए थे 1951-52 तक, और किस तरह से पहुँचे वो भी आप जानते हैं। इस चुनावों का मुख्य मुद्दा ये था कि नेहरू जी ने ये कहा था कि हिंदू कोड बिल पे हम चुनाव लड़ेंगे और जनता को अपनी नीतियाँ बताएंगे कि हम किस तरह से देश का निर्माण आगे करने वाले हैं। दूसरी, आप जानते हो कि मैंने आपको बताया था कि बी आर अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था हिंदू कोड बिल के नाम पर, और उनकी एक पार्टी थी अखिल भारतीय अछूत संगठन, उन्होंने भी इस चुनाव में भाग लिया था और उस पार्टी को इस चुनाव में ज़्यादा सफलता नहीं मिली। स्वयं बी आर अम्बेडकर चुनाव हार गए और उनकी पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली। कांग्रेस को पूरा बहुमत मिला। और जो जिस तरह से कि गांधी जी की लेगेसी पे आपके नेहरू जी चुनाव लड़ रहे थे और नेहरू जी ने बहुत सारा प्रचार किया, और ये बात अंग्रेज़ों ने भी मानी कि नेहरू जी चुनाव प्रचारक, स्टार प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा उन्होंने चुनाव किया। उस चुनाव में भी उन्होंने इतनी मेहनत की, चाहे वो साइकिल से गए, बैलगाड़ी से भी यात्रा की, और लगभग 40,000 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की चुनाव में, और उसका उन्हें फ़ायदा भी मिला। तो आप देखते हैं कि पर चुनाव के रिजल्ट के बाद हम इसमें ये देखते हैं कि सीपीआई जो पार्टी थी वो मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभर के आई। मैं आपको सीपीआई पार्टी के बारे में थोड़ा बता दूंगे। मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित पार्टी है। भारत में जो ट्रेड यूनियन बनी थी 1920 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, वही संगठन एक राजनीतिक संगठन के रूप में बना, और ये रूस में लेनिनवाद से प्रभावित थी। सबसे प्रथम ताशकंद में सोवियत संघ का ही पार्ट था, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1920 में एम एन राय के नेतृत्व में, और फिर 1925 में भारतीय नेताओं ने भारत में इसकी स्थापना की थी कानपुर में। और दूसरी बात यह है कि जो एक पार्टी और थी जनसंघ, उसकी स्थापना हुई थी 1951 में। हिंदू जो महासभा थी उसने इस चुनावों में भाग लिया था। टोटल लगभग 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। हिंदू महासभा के एक मेंबर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उन्होंने फिर कश्मीर के मुद्दे पर, जो कश्मीर में जो अलग संविधान वहाँ के लिए बनाया गया था, वहाँ का तिरंगा, वहाँ का जो झंडा था, फ्लैग था, वो भी अलग था। तो उन मुद्दों पर वो ज़्यादा खुश नहीं थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उस मुद्दे पर उन्होंने एक अपनी पार्टी बना दी थी जनसंघ, जो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी के रूप में कन्वर्ट होगी। इस वजह से मैंने उसका यहाँ पे वर्णन किया है। उस समय पे कोई ज़्यादा अस्तित्व था नहीं, पर 3 सीट उन्होंने जीती थी। सबसे बड़ा दुख इस चुनाव में ये हुआ कि बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा को लोगों ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, और ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य रहा कि बी.आर. अम्बेडकर जैसे नेता को अगर वो राजनीति से आप उनको हटा दोगे तो बड़ा मुश्किल होगा। ये लोकतंत्र की एक डीमेरिट है। हम ये भी कह सकते हैं कि कई बार ये होता है कि जो अच्छे लोग, इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको जनता पसंद नहीं करती। दूसरी भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य मैं ये कहूँगा कि 1930 के दशक में आप देखो कि भारतीय राजनीति ने बहुत सारा लॉस झेला। उसमें 1945 में हमने सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता खोया, जो कि जवाहरलाल नेहरू के इक्विवेलेंट नेता थे, और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक दोनों एक ही विचारधारा पे और एक ही रणनीति पे काम करने वाले भी नेता थे। अगर वो जिंदा होते तो भारतीय राजनीति का स्वरूप कुछ और हो सकता था, और नेहरू के इक्विवेलेंट खड़े होते, वो प्रधानमंत्री के बराबर के दावेदार थे। दूसरी बात, आप देख रहे हो भारतीय राजनीति के पितामह आप कह सकते हो कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई 1948 में, और 1950 में हार्ट अटैक से। आप देख सकते हो कि जो भारत की राष्ट्रीय बहुत अच्छी समझ थी, क्षेत्रीय राजनीति की बहुत अच्छी समझ थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी चले गए। अगर इस तरह के नेता भारतीय राजनीति में चुनाव तक जिंदा होते तो भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल सकता था। और नेहरू ने जो एक तरफा जो अपनी सरकार बनाई, और फिर एक तरफा उन्होंने जो जिस तरह से काम किए, तो उनके ऊपर थोड़ा दबाव होता, और दूसरे नेता इसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप जरूर करते। और भारतीय राजनीति जो लोकतंत्र में जो कंपटीशन का जो फैक्टर होना चाहिए, वो लोकतंत्र में स्थापित होता। उसके लिए ये था कि भारतीय राजनीति का थोड़ा सा दुर्भाग्य हुआ कि जो राष्ट्रीय उच्च लेवल के नेता थे वो चुनाव से पहले ही चले गए। उनमें से एक नेता बचे थे हमारे बी.आर. अम्बेडकर,
कोई उच्च कोटि के नेता थे, वेल एजुकेटेड थे, लेकिन उनको भी जनता ने नकार दिया। जनता ने नकारने के बाद इस चुनाव के बाद बी आर अम्बेडकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने आगे जा कर के 1956 में आप देखते हैं कि नागपुर में एक बौद्ध सम्मेलन किया और उसमें अपने जो महार जाति के उनके फॉलोवर थे उनको कन्वर्ट करा के वो बौद्धों में चले गए। तीसरी बात ये होती है कि यहाँ पे जनसंघ की बात हो गई, अखिल भारतीय अछूत संगठन की बात हो गई और सीपीआई पार्टी की मैंने बात कर ली। सीपीआई पार्टी के बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं कि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सीपीआई जो मार्क्सवाद जो सिद्धांत के आधार पर जो राजनीति चली पूरी दुनिया में बड़ी ही सक्सेसफुल रही, चाहे वो रूस में देख लो, चाहे वो चाइना में देख लो, माओ के नेतृत्व में, लेकिन भारत में सफल नहीं हो पाई। क्यों? जबकि मार्क्सवादी जो सिद्धांत है उसके लिए समाज का विभाजन जरूर है, वो समाज के विभाजन पर डिपेंड था पूरा का पूरा सिद्धांत, और भारतीय समाज ऑलरेडी 4 वर्गों में वैदिक काल से ही बटा हुआ था। तो यूपीएससी ये पूछना चाह रहा था कि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके लिए एक आधार पहले से ही तैयार था, फिर भी पार्टी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई, आगे जाके और भी ये छिन्न भिन्न हो जाती है और वर्तमान में इसकी क्या हालत है वो आप देख सकते हो। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी इससे छिन चुका है। क्यों सक्सेस नहीं हो पाई? इसके लिए आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए और उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए। जब यूपीएससी में पूछा गया है तो क्यों ना किसी स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट आपको बता देता हूँ और तुम आप खुद रिसर्च करना कि एक तो मार्क्सवाद जो सिद्धांत था, लेनिनवाद या माओवाद, वो हिंसा पर आधारित था। हमारा जो नक्सलवाद सिद्धांत है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं से प्रेरित है। तो हिंसा भारतीय संस्कृति में पहले से ही स्वीकार नहीं थी। आप एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात ये थी कि जो इनके नेता थे उनके आपस में बड़े मतभेद थे। कोई भी नेता राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया स्पष्ट विचारधारा के पास, तो उनमें आपस में ही बहुत कन्फ्यूजन रहता था कि वो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से भारतीय प्रथम चुनाव यहाँ पे कंप्लीट हुए और प्रथम चुनाव की जो मतदाता ट्रेंड है वो मैंने बताया वो क्या था कि पूरी तरह से मतदाताओं ने गांधी जी की जो लेगेसी थी उस पर विश्वास किया, गांधीवाद पर विश्वास किया, नेहरू, और उसी का फ़ायदा नेहरू जी को मिला और नेहरू जी की पार्टी बम्पर मतों से जीती और आगे चल के उन्होंने फिर 1956 तक वो एक छत्र राज करते हैं और एक छत्र राज करने के बाद फिर 1957 के चुनाव होंगे और उन चुनावों में हम फिर दोबारा से देखेंगे कि वहाँ पे मतदाताओं ने क्या पसंद किया, किसको छोड़ा और किसको नहीं छोड़ा। इस सारी चीज़ें वो वहाँ पे किस तरह डिपेंड हुई वो अगले वीडियो में हम फिर दोबारा तुम्हारे सामने होंगे दूसरे आम चुनावों को लेके, और उसमें किस तरह से मतदाताओं ने भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे तक हम चलते रहेंगे।